स्थित हमारी पार्टी के इस जिला में अध्यक्ष साथी चंद्रिका पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता और इसी जिला के साथी नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और आपके बीच से ही आती हैं राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इस जिला में पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर रहे मुजफ्फरपुर के साथी रमेश प्रसाद कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विशेष रूप से इस जिला में लगातार काम कर रहे साथी मदन चौधरी जी, किसान प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, युवा इकाई के बिहार के अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी, जो लगातार आपके बीच काम कर रहे हैं, प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और इस जिला के सबसे पुराने साथी राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के दूसरे उपाध्यक्ष महंत सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के महासचिव प्रमोद आनंद जी, किसान प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह उर्फ दारा सिंह जी, युवा साथी और मुखिया अजीत कुमार जी, प्रदेश के महासचिव रामबल्ली सिंह कुशवाहा जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इस जिला में अध्यक्ष मोहम्मद संजीर आलम मंसूरी जी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह जी, नगर इकाई के अध्यक्ष संजीव प्रसाद जी, साथी ओम प्रकाश कुशवाहा जी, भोला सिंह जी, गुलशन कुमार सिंह जी, अरुण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, राजीव कुमार कुशवाहा जी, छात्र नेता नीरज कुमार जी, पुराने साथी में से एक युवा साथी सतीश कुमार जी, नानपुर प्रखंड के अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा जी, बोकरा प्रखंड के अध्यक्ष राजेश कुमार जी, प्रभाकर सिंह जी, मोहम्मद तमन्ना जी, राम इकबाल सिंह जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग, जैसा कि यहाँ से कहा गया कि बहुत सारे लोग 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो 12 बजे से आप बैठकर इंतजार कर रहे हैं और कहने के लिए ठंडा का समय है, लेकिन धूप इतनी तेज हो जाती है कि दिन में पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। तो इस गर्मी में भी आप लोग इतना कष्ट सहकर यहाँ 12 बजे दिन से उपस्थित हैं। हम लोग आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि इसके पहले भी एक जगह कार्यक्रम था परिहार में, तो उसके चलते यहाँ आते आते विलम्ब हुआ है। आपको परेशानी हुई तो इस विलम्ब के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। भाइयों मित्रों, इस लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम पार्टी करेगी, यह तय हुआ था। और इसी क्रम में पहले तो लोकसभा क्षेत्र स्तर का कार्यक्रम हुआ सीतामढ़ी में, उसके बाद फिर सुरसंड में हुआ विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम, आज परिहार में था, बाजपट्टी में अभी हम लोग हैं, और कल रूनी सैदपुर और कहाँ है बथना, 2 जगह कल है। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ कल कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। फिलहाल पार्टी ने जो तय किया था उसके हिसाब से एक फेज का कार्यक्रम। भाइयों मित्रों, आप सब लोगों से इतना पुराना संबंध रहा है कि जब भी कभी नए रूप में ताकत की आवश्यकता होती है बिहार में,
तो बिहार का कुछ हिस्सा है जिसको मैं याद करता हूं, और उसमें सीतामढ़ी का नाम प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होता है। क्योंकि आप सब लोगों ने आज तो खैर आपकी कृपा से राज्य भर में और राज्य से बाहर भी उपेंद्र कुशवाहा की थोड़ी पहचान बन गई है, लेकिन जिन दिनों बहुत कम लोग उपेंद्र कुशवाहा को जानते थे, नहीं जानते थे, उस वक्त सीतामढ़ी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। मुझको याद है 2009 की, जब उस समय हमने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव ही था, उस चुनाव में उम्मीदवारी हमने दी। और उम्मीदवार भी, आज तो उम्मीदवार के बारे में कई तरह का सुझाव लोग देते रहते हैं। उस वक्त तो सीधे एक व्यक्ति जो पटना का था, कहीं से दूर दूर से रिश्ता इस लोकसभा क्षेत्र से नहीं था। 2009 में पटना के किसी एक व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बना दिया सीतामढ़ी से। बिहार में और जगह से उम्मीदवारी हुई, लेकिन सभी जगह से ज्यादा वोट, 40,000 से ज्यादा वोट सीतामढ़ी के लोगों ने दे दिया, एक अनजान आदमी को। तो ताकत तो आप सब लोगों ने उस वक्त से दी है, आज फिर से ताकत की जरूरत है। देखिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। 2014 की भी लोग चर्चा कर रहे थे, यहां से उम्मीदवारी हुई हमारी पार्टी की ओर से एनडीए गठबंधन के तहत। उस समय भी हम लड़ रहे थे। 2014 में 3 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी उम्मीदवारी गठबंधन में तय हुई थी और 3 जगह हम लड़े, और 3 में 3 जगह से हमारा उम्मीदवार जीता, जिसमें सीतामढ़ी से भी आप एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसको हमने टिकट दिया, आपने जिताकर दिल्ली भेज दिया था। तो 2014 में भी ताकत दी, और संयोग ऐसा हुआ कि आपकी कृपा का परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में मंत्री बन गया। तो लगातार जब से हमने बिहार की राजनीति में अलग से हस्तक्षेप करने का अभियान जब से हमने चलाया, शुरू किया, तब से अब आज की तारीख में एक लंबा अनुभव है। इतने दिनों के काम करने के दौरान अनुभव होता ही है, कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे हैं। और जब मंत्री बना तो उस वक्त बिहार से बाहर भी लोगों का जीवन स्तर कैसे चल रहा है, लोगों का जीवन स्तर, गरीब लोगों का और बेहतर से बेहतर कैसे हो पाए, इन चीजों को देखने का मौका मिला बिहार से बाहर जाकर भी। और बिहार से बाहर ही नहीं, बल्कि कई जगह तो देश से बाहर भी हम गए, विदेश में भी। तब हम भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम करते थे। उन दिनों हमने महसूस किया कि गरीब आदमी के जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही उपाय है, गरीब घर का बच्चा शिक्षित बन जाए, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। और पहली पीढ़ी में कोई एक आगे आ जाए तो बाद की पीढ़ी में लोग स्वतः ठीक होते चले जाएंगे। पहली पीढ़ी में किसी भी परिवार में कोई काम कोई करे, किसी ने नहीं किया उस परिवार में उस काम को, तो पहली पीढ़ी में जो करता है सबसे पहले उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि कोई अनुभव नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। उसी तरह से शिक्षा के मामला हमने देखा, विदेश में भी जाकर कई देश में, और अपने राज्य से बाहर, बिहार से बाहर भी मंत्री रहते हुए, और उस वक्त हमने महसूस किया, और आज भी यह बात सच है, चाहे जितनी कोशिश किसी भी तरह से कर ली जाए, उन तमाम कोशिशों का परिणाम तब तक मुकम्मल तौर पे नहीं निकल पाएगा जब तक गांव के गरीब लोगों के घर में शिक्षा की रोशनी नहीं जलेगी। हमने यह महसूस किया, तभी हमने यह भी महसूस किया, शिक्षा तो जरूरी सबके लिए है, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सबके बच्चों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं
अगर सरकारी स्तर पर शिक्षा में कमी है तो इसका खामियाजा जो पैसे वाले लोग हैं उनको, बच्चों को ज्यादा नहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों का वैकल्पिक इंतजाम है, शिक्षा का वैकल्पिक इंतजाम है। सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो प्राइवेट विद्यालय है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में कौन अपने बच्चा को पढ़ाएगा? जिसकी जेब में पैसा है, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही तो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये अलग बात है कि बाजपट्टी में भी कुछ प्राइवेट स्कूल होगा जिसमें बहुत साधारण परिवार का बच्चा भी पढ़ता हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो छोटा छोटा विद्यालय भी खुल गया है प्राइवेट में, सरकार जब फेल करती है तब समाज आगे आता है। और प्राइवेट विद्यालय भी इसलिए आज आगे बढ़ रहा है कि सरकारी विद्यालय आज ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन सभी प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा का स्तर है ही अच्छा, यह कहना गैर मुनासिब है, गलत है। प्राइवेट स्कूल में कुछ स्कूल है जिसमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन सभी विद्यालय जो आपके अगल बगल में भी खुल गया होगा, उन सभी प्राइवेट विद्यालयों में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब गांव के लोग हैं, उनको पता नहीं है, अब सब लोग भेज रहा है किसी तरह से प्राइवेट में, तो हमने भी अपने बच्चा को भेज दिया, लेकिन मालूम नहीं है कि वहां कैसे पढ़ाई होती है। मालूम इसलिए भी नहीं है कि हम खुद पढ़े लिखे नहीं है, गरीब घर का आदमी, जब गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, माता पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जहां जा रहा है वहां अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसमें भेजना वो एक अलग विषय है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सीतामढ़ी में भी कोई अच्छा विद्यालय खुल गया प्राइवेट, उसमें भेज देंगे, उनके पास पैसा है। और अगर ठीक से तो पटना भेज देंगे, उससे भी ज्यादा अगर है उनकी जेब में तो दिल्ली भेजकर अपने बच्चा को पढ़ा लेंगे, उनका काम तो चल जाएगा। और दूसरी ओर उनका बच्चा थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा तो उनकी जेब में पैसा है, बाजपट्टी में, पुपड़ी में, सीतामढ़ी में एक छोटी दुकान भी खुलवा देंगे तो उनके बेटा का जीवन चल जाएगा, पैसा है उनकी जेब में। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, जेब में पैसा नहीं, कोई दूसरा काम ठीक से कर नहीं पाए, तो पढ़ाई लिखाई में अब सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है जहां गरीब घर का बच्चा पढ़ सकता है। एक सामान्य धारणा है, जो धारणा मेरे मन में भी शायद तब हुआ करती थी जब हम भारत सरकार में मंत्री बने, तो वह धारणा टूट गई, बदल गई। सामान्य तौर पे आज भी लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल है, इसकी दशा में सुधार संभव नहीं। लोग बोल देंगे अरे सरकारी अस्पताल है, इसकी दशा में कैसे सुधार हो। लेकिन यह कहना पूरे तौर पे गलत है। हम जब मंत्री हुए भारत सरकार में, हमने देखा दूसरे राज्यों में, बाकी जगह में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है कई जगह। और हम जिस विभाग के मंत्री थे भारत सरकार में, शिक्षा विभाग, उसमें भी भारत सरकार भी राज्य की सरकारों की तरह विद्यालय चलाती है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दो तरह का विद्यालय भारत सरकार चलाती है, जिसमें राज्य की सरकार का उनकी कोई भूमिका नहीं है। टोटल खर्च भारत सरकार करती है। मतलब सरकारी विद्यालय जैसे आपके यहाँ गांव में है, उसी तरह से सरकारी विद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बहुत सारे लोगों को कि आज चाहे जितना डीपीएस, डीएवी वगैरह बड़ी बड़ी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनका जो विद्यालय चल रहा है देश में, जिसमें लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को भेजते हैं, जब रिजल्ट निकलता है, मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है 12th का, तो अब तो जमाना है नेट का। आप कभी भी नेट पर नौजवान लोग जो यूज करते हैं देख सकते हैं। आज जितना प्राइवेट स्कूल है, उन तमाम प्राइवेट स्कूल से सबसे बढ़िया अगर रिजल्ट 10th के समय में, 12th के समय में अगर किसी सीबीएसई से संचालित
विद्यालय का होता है तो वह सरकारी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का होता है, डीपीएस और डीएवी का नहीं होता है। वह भी सरकारी विद्यालय है। तो हमने उसी समय महसूस किया कि भाई जब एक जगह सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, जब केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो राज्य सरकार के द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं अच्छी पढ़ाई हो सकती है? वास्तव में यहां भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। गरीब लोग जब इलाज के लिए जाते हैं, दिल्ली बहुत बार लोग, गांव के लोग भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं और हम जैसे लोगों के पास पैरवी करते हैं कि दिल्ली में इलाज करा दीजिए हमारे पेशेंट का। कहाँ इलाज करा दीजिए? तो दिल्ली के एम्स में इलाज करा दीजिए। पटना लोग जाते हैं, पटना में भी एम्स खुल गया है, एम्स में भर्ती करवा दीजिए, आईजीएमएस में भर्ती करा दीजिए। मतलब पटना और दिल्ली में जाकर भी लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराना बेहतर समझते हैं, प्राइवेट में नहीं इलाज कराना चाहते। एक तो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं इसलिए भी, और दूसरा कि बेहतर से बेहतर इलाज आज सरकारी अस्पताल में ही, भले उस तरह के अस्पतालों की संख्या कम है, राज्य की सरकारों में उस तरह का अस्पताल नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में उस तरह का अस्पताल है। तो सरकारी अस्पताल में जब दिल्ली और पटना में कुछ अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल, केंद्र सरकार का सरकारी अस्पताल है, उसमें जब इलाज बेहतर हो सकता है, तो बाजपट्टी और सीतामढ़ी के सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं हो सकता है? इलाज बेहतर हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का इंतजाम सरकारी विद्यालयों में बेहतर से बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और हमने जब महसूस किया, जिस समय की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, याद होगा बहुत सारे लोगों को, तब हमने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए शिक्षा सुधार आंदोलन चलाया था, शिक्षा सुधार आंदोलन। और उस शिक्षा सुधार आंदोलन में जो मांग पत्र हमने राज्य की सरकार के समक्ष रखा था, 25 सूत्री मांग थी हमारी। बहुत सारे लोगों के पास पुराना वाला पर्चा होगा तो निकाल कर देख लीजिएगा, नहीं होगा तो किसी पुराने साथी से मांग लीजिएगा, पुरानी फाइल में लोगों के पास पड़ा हुआ होगा। उस पर्चा में जो जो मांग हमने उस समय रखी थी, अब राज्य की सरकार 5-7 वर्षों के बाद उन्हीं मांगों को अब धीरे धीरे मान रही है। उस वक्त अगर राज्य की सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती शिक्षा के मामले में। हमने मांग, आज जो राज्य की सरकार कह रही है, और कह नहीं रही बल्कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि सरकारी विद्यालयों में टीचर बनने के लिए परीक्षा लेंगे। हमने उसी वक्त सबसे पहले कहा था, हमारी पहली मांग थी कि अगर शिक्षा सरकारी विद्यालय में अच्छी करनी है तो जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। हमारा सुझाव था उस समय कि इस प्रक्रिया को बदलिए और बीपीएससी या बीपीएससी जैसी दूसरी संस्था के माध्यम से परीक्षा लीजिए और तब लोगों को टीचर बनाने का काम कीजिए। उस वक्त सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आज वही काम सरकार कर रही है। उस वक्त अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो शिक्षा में सुधार भी होता, और साथ साथ आज जो शिक्षक बनने के पात्र लोग हैं, परेशान है चारों तरफ सरकार के निर्णयों के चलते। जो पात्र लोग हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, सारी योग्यता है उनके पास, उनको लग रहा था कि अब तो योगदान होना है, अब तो नौकरी में जाएंगे, और उनके सामने क्या क्या ला दिया गया। और जो लोग बहाल हैं उनके बारे में हमने देखा एक दिन अखबार में कि सरकार करेगी पात्रता परीक्षा हम लेंगे, और पात्रता परीक्षा में जो लोग 3 बार या 4 बार जो भी मौका हो, अवसर हो, उसके बाद अगर कोई नहीं पास करेगा तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। हमने उसी वक्त कहा था पात्रता परीक्षा तो अनिवार्य है। उस वक्त ही अगर पात्रता परीक्षा ले ली गई होती तो आज इतने लोग परेशान तो नहीं होते। उस समय पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए थी जब हमने कहा था। और हमने यह भी कहा था कि पात्रता परीक्षा जो नहीं कंप्लीट कर पाए, जो नहीं पास कर पाए, उन लोगों ने भी अगर विद्यालय में अपना योगदान दिया है तो स्वतः घर से उठकर नहीं चल गए,
सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई उस प्रक्रिया के तहत कोई टीचर बन गया है, उनका भी परिवार है, इतने दिनों तक नौकरी करेगा और उसके बाद कहिएगा कि तुम वापस घर चले जाओ, यह भी अन्याय होगा। हमने उस समय कहा कि इसका भी इंतजाम है, आप पात्रता परीक्षा लीजिए और पात्रता परीक्षा में जो नहीं पास कर पाए तो ठीक है, मान लीजिए कि स्कूल में टीचर होने लायक नहीं है, जो पास कर जाए उनको टीचर रहने दीजिए, और जो पास नहीं कर पाए तो शिक्षा विभाग में या शिक्षा विभाग से बाहर दूसरे विभाग में भी बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत नहीं है। जहां शैक्षणिक काम नहीं है, गैर शैक्षणिक काम वाली जगह पर उनको भी लगा दीजिए, उनकी नौकरी वहां पक्का कर दीजिए ताकि उनका परिवार भी चले और शिक्षा की व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाए। इतना अच्छा सुझाव हमने उस समय दिया था और धीरे धीरे सरकार आज कर रही है। लेकिन हमको खुशी है, देर से ही सही, अगर आज की सरकार कुछ कदम उठा रही है तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी चिंता होती है कि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में बयान एक तरफ और एक अधिकारी शिक्षा विभाग में ऐसा सनकी अधिकारी बैठ गया है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं मान रहा है। अब तुगलकी फरमान। अब एक दिन देखा हमने, वायरल हुआ वीडियो, सब अधिकारी गए किसी स्कूल में, हो सकता है शिक्षक ने गलती की हो, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि उस शिक्षक ने गलती नहीं की होगी, गलती की होगी तो गलती की होगी तो नियमानुकूल ढंग से उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई बाद में हुई नहीं हुई उसको नहीं मालूम, अब सीधे उस अधिकारी ने शिक्षक को गाली दी। अब बताइए, किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को, शिक्षक को गाली देने का कोई कानून है क्या? देखिए, शिक्षकों की जो साख गिरी है आज, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कितनी प्रतिष्ठा होती थी शिक्षकों की, गुरुओं का कितना सम्मान होता था। तो यह जो साख गिरी है उसमें सब चौतरफा दोष है। हम यह नहीं करें कि सिर्फ शिक्षकों का दोष है, उसमें शिक्षकों का भी दोष है, समाज का भी दोष है, सरकार का भी दोष है, सबका दोष है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर फिर से वही पुरानी शिक्षा जो हम लोगों के समय थी, इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, अगर उस तरह की व्यवस्था होनी है तो शिक्षकों को गाली देकर संभव नहीं है, शिक्षकों को सम्मान देकर यह काम संभव हो पाएगा, सम्मान देकर यह संभव हो पाएगा। इसके लिए शिक्षकों को भी चाहिए कि हम सम्मान के पात्र बने और समाज में भी यह भाव पैदा करना चाहिए कि गाली देकर यह काम नहीं हो सकता है। तो एक अधिकारी, सनकी अधिकारी जिस तरह से कर रहा है, मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, हम सब लोग तो आप संजोग से एक ही गठबंधन में है, गठबंधन धर्म की कुछ मर्यादा भी है, उस मर्यादा के तहत जरूर हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन कायदे से कहेंगे, कायदे से कहेंगे। तो कायदे से जहां भी उचित जगह पर हमको शिक्षा के सवाल को लेकर कहना हो, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर कहना हो, नौजवानों के सवाल को लेकर कहना हो, या और भी कोई सवाल है जिसको लेकर कहना हो, उचित जगह पर उचित समय पर उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बोलता रहा है और आगे भी बोलने से हम परहेज नहीं करेंगे, इतना हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक यह सब काम नहीं होगा तो सिर्फ कोई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सरकार बदल जाए, उससे क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो तब पड़ेगा जब कुछ मौलिक डिसीजन होगा, मौलिक बदलाव होगा और गरीब घर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तब जाकर बदलाव का मतलब है। नहीं तो सरकार बदलने से, जनप्रतिनिधि बदलने से कोई फर्क नहीं होने वाला और इसकी आवश्यकता है। और इसीलिए हम आपसे कहने आए कि हम उचित जगह पर, उचित समय पर आपकी बातों को उठाए रखें। इसके लिए आपकी ताकत चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप ताकत देंगे, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से, हमने पहले भी करके दिखाया है ना। जब मुद्दा उठाना होता था, हम मंत्री थे तो पार्लियामेंट में भी कोई मुद्दा उठाना होता था तो हम इस बात का ख्याल रखते थे क्या कि हम मंत्री हैं, कैसे यह बात बोले। एक बार जब मंत्री रहते हुए जज लोग जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनकी बहाली पर हम बोल रहे थे कि उनकी बहाली का तरीका गलत है, तब हम बोल रहे थे तो बगल के मित्र सांसद साथी ने टोका मुझको कि आप मंत्री हैं। हमने कहा कि भैया हम मंत्री बाद में है, जिस विचारधारा के प्रति हमारा कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के आधार पर हमारी पार्टी है और उस पार्टी से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं,
उनका भविष्य हमारे लिए पहले है और बाकी मंत्री पद हमारे लिए बाद में। इसलिए हम अपनी बात करेंगे। तो उस वक्त भी हम अपनी बात करते थे। हम आगे भी जिन मुद्दों को लेकर हम चलते हैं, हम सरकार में नहीं रहते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, तब भी उन मुद्दों को उठाते हैं। और जब कोई मौका मिलता है सरकार में भी जाते हैं, सदन में भी जाते हैं, तो उन मुद्दों को हम दूसरे लोगों की तरफ भूलते नहीं है, याद रखते हैं, याद रखते हैं। तो इन तमाम मुद्दों के लिए ताकत चाहिए। अभी ठाकुर धर्मेंद्र जी ने याद दिलाया, हम आए थे नमन यात्रा में, बिहार भर में गए थे, यहाँ आए थे और उस समय हमने शहीद रामफल मंडल साहब के चरण में सर झुकाया था, नमन किया था। और उसी वक्त हमने प्रण लिया था कि शहीद रामफल मंडल जी को जो सम्मान मिलना चाहिए राज्य देश के स्तर पे, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, फांसी का फंदा चूम लिया, हंसते हंसते। चाहते तो अपने जीवन को बचा सकते थे, लेकिन अपने जीवन को नहीं बचाकर देश की आजादी को उन्होंने ऊपर रखने का काम किया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी जिन्होंने दी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। हम लोग उनके सम्मान को भी आगे दिलाने के लिए जो भी हम लोग करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और इसलिए बाद के दिनों में जब हम यहाँ से लौटे तो हमने यहाँ के साथियों ने भी कहा और हम सब लोगों ने मिलकर इस बात के लिए राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांग रख दी है कि सीतामढ़ी में जो मेडिकल कॉलेज सरकारी बन रहा है उसका नाम शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज हो, यह हम लोगों की मांग है। इस मांग का हम आज भी समर्थन करते हैं और आगे भी समर्थन करते रहे। और भी कुछ मांगे उसके साथ है, उन तमाम मांगों को लेकर या बाकी हर तरह से समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने का काम हम हमेशा करते रहे हैं। तो तमाम जाति धर्म के लोगों से मेरा आग्रह है, मेरी अपील है कि एक बार फिर से जरूरत है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, आपके लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए, सबके लिए जरूरी है कि जिस तरह से आपने दो बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तीसरी बार 2024 में फिर से उनको एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। यह सबके लिए जरूरी है, यह सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हर तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मौका देश के लिए है। देश के विकास में भी निरंतर बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए हैं, बहुत सारा काम हुआ है और देश का नाम दुनिया भर में रोज ऊंचा उठ रहा है नरेंद्र मोदी जी के कारण। तो इस तरह का प्रधानमंत्री आगे भी रहना चाहिए ताकि देश का मान सम्मान दुनिया में और आगे बढ़े और विकास की गाड़ी देश के दूसरे राज्यों में तेज गति से चल रही है, बिहार में भी चले और पूरा देश आगे आने वाले दिनों में विकसित राष्ट्र के रूप में और उसमें बिहार एक विकसित राज्य के रूप में